Hello friends, so let us continue with our lesson Human Health and Diseases. In my last lecture of Human Health and Diseases, what we have studied? याद कीजिए हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है. We studied the structure of antibody. Yes, फटाफट रिवाइज करो how it was. So antibody is a Y-shaped structure, also called as immunoglobulins. Structurally it is a glycoprotein made up of 4 polypeptide chain. In the 4 polypeptide chain, 2 are heavy and 2 are light chain. In both heavy chain and light chain, half a portion is variable region and half one is constant region. The 4 polypeptide chains are held together by disulfide bond. Okay, one terminus is C terminus of the chain and another is the N terminus of that polypeptide chain. Okay, due to disulfide bond, the antibody forms the Y-shaped structure. Okay, now the variable region of this Y-shaped structure has antigen binding site, which is also known as the paratope, and it fits with that antigenic determinant. एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या फिर एंटीजन या फिर इपीटोप के साथ ये पैराटोप क्या बनाता है? कॉम्बिनेशन. कहाँ पर है ये पैराटोप? वेरिएबल रीजन पर है. वेरिएबल रीजन मतलब जो एंटीजन के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर सकता है वो. ओके, सो दैट मच वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर. And yes, one point that Y-shaped antibody can bind at a time with the 2 antigens. So it was bivalent. Okay, चलो. So आज हमें पढ़ना है antigens on blood. Antigens on blood cells. Which blood cells? So I will mention that the blood cells are RBCs. Antigens on RBCs. So what is this antigen on RBCs? See. कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ये टॉपिक इसके पहले हमने सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ा है. आप जानते हो कि हमारे ब्लड में आरबीसीज मीन्स रेड ब्लड सेल्स नाम के सेल्स होते हैं. ये जो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स, इन आरबीसीज के सरफेस पर रहता है एंटीजन. अलग अलग टाइप के एंटीजेंस है आरबीसी के सरफेस पर. अब एंटीजन बोलने से तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होता है दैट इट इज अ फॉरेन मॉलिक्यूल. एंटीजन इज द फॉरेन सब्सटेंस. ये तो पैथोजन को हमने अब तक बोला है, तो हमारे आरबीसी पर क्या पैथोजन है? नहीं, वो वाला नहीं. आरबीसी के सरफेस पे यहाँ पर हमने जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है, दे आर स्ट्रक्चरली ग्लाइकोप्रोटीन्स विच वी कॉल्ड एज द एंटीजन. व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज द एंटीजन? हम उसको एंटीजन क्यों बोलते हैं, तो ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने वाले जो फैक्टर है कहाँ पर है? वो आरबीसी के सरफेस पर. हमारे बॉडी में ब्लड में आरबीसी के सरफेस पर. आपको पढ़ाते वक्त मैंने पढ़ाया था आरबीसी जैसे पॉपिंस की गोली आप समझ लो, डिस्क लाइक इट इज आरबीसी. आरबीसी के पूरे सरफेस पर कुछ एंटीजेंस रहते हैं एंड दीज एंटीजेंस आर देयर फॉर डिटरमिनिंग अवर ब्लड ग्रुप. आरबीसी के सरफेस के ये एंटीजन हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करते हैं. तो फिर हम इन्हें एंटीजन क्यों बोलते हैं ये आपको थोड़ी देर में जस्ट समझ में आएगा व्हेन आई विल एक्सप्लेन द ब्लड ग्रुप. टिल देन आप बस इतना ही याद रखो कि आरबीसी के सरफेस पर अलग अलग एंटीजन है जो हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करते हैं. ओके, अब अगर हम ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम की बात करें तो ये एंटीजेंस के अकॉर्डिंगली देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम. ओके, जैसे किड है, डफी है, बॉम्बे सिस्टम, PMNS, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आई थिंक देयर आर 33 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम आर देयर. बट हम लोग 33 ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करते. वी फॉलो जस्ट 2 ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम टू डिटरमाइन अवर ब्लड ग्रुप. ओके, तो 2 ब्लड ग्रुपिंग की सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं वो कौन सी है? तो पहले तो है ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम. First of all, we follow ABO blood grouping system, and second in that we follow RH factor. एक तो हम ABO blood grouping system को मानते हैं और ABO blood grouping system के अलावा हम मानते हैं RH factor, पॉजिटिव निगेटिव, जो आपने सुना है अब तक. आज आप समझोगे कि वो क्या रहता है. ब्लड ग्रुप मतलब क्या?
तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ कि ब्लड में आरबीसीज हैं, हम सबके आरबीसीज के सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल रहते हैं अटैच, आरबीसी को अटैच कुछ मॉलिक्यूल है, उन मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एंटीजन ऑफ अवर ब्लड। हमारे ब्लड के वो एंटीजेंस है जो हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करते हैं। लैंडस्टेनर नाम के साइंटिस्ट ने 1900 में ABO ये ब्लड ग्रुप ढूंढ के निकाले हैं। इसके अलावा AB ब्लड ग्रुप जो है वो उनके स्टूडेंट्स ने ढूंढ के निकाला था, डिकास्टेलो, इन द ईयर 1902। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू विथ अवर ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। सी, सो ABO ब्लड ग्रुप में सबसे पहले कौन सा वाला ब्लड ग्रुप रहता है? A। इफ अ पर्सन ब्लड ग्रुप इज A, किसी भी अगर इंसान का ब्लड ग्रुप A रहता है, इट मीन दैट द पर्सन हैज A एंटीजन ऑन हिज और हर आरबीसी। अगर किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप A, अगर आप बैच में रहते थे तो आपको जरूर पता है कि आपको हाथ ऊपर करवाया रहता था, बताओ किस किस का ब्लड ग्रुप A है, उसमें मेरा भी हाथ ऊपर रहता। तो जैसे मेरा ब्लड ग्रुप A है, सो फॉर A ब्लड ग्रुप आई हैव A टाइप ऑफ एंटीजन ऑन माय आरबीसी। मतलब क्या मेरे ब्लड में सारे आरबीसी के ऊपर A लेटर लिखा हुआ है क्या? A, नॉट लाइक दैट। इट इज अ टाइप ऑफ एंटीजन दैट वी कॉल्ड A टाइप। तो मेरे ब्लड में आरबीसी पर A टाइप का एंटीजन होने की वजह से मेरा ब्लड ग्रुप हो गया है A। ओके, अब अगर मेरा ब्लड ग्रुप A है तो मेरा जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप, रिमेंबर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, वेरिएशन, मेंडल वाले लेसन में हमने पढ़ा है फिनोटाइप, जीनोटाइप। जीनोटाइप अगेन शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। हमारे बॉडी में जो जीन्स का कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या नाम देते हैं? जीनोटाइप। और ये जीनोटाइप क्या करते हैं? ये हमारा फिनोटाइप डिटरमाइन करने का काम करते हैं। जीनोटाइप जीन्स का कॉम्बिनेशन, अलील्स का कॉम्बिनेशन, फिनोटाइप हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस की हम कैसे दिखेंगे। आई थिंक आपको याद आया होगा जरूर जीनोटाइप फिनोटाइप जो हमने पढ़ा था। ओके, तो उस लेसन में भी हमने ये जीनोटाइप पढ़े हैं ब्लड ग्रुपिंग के लिए। जरूर आपको याद होंगे कि अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप A रहता है, इसका मतलब उसके आरबीसी के सरफेस पे A एंटीजन है, और उसका जीनोटाइप मतलब मेरे बॉडी में हर एक सेल के अंदर डीएनए पर क्या कॉम्बिनेशन होगा? IA। ये दो बार क्यों? क्योंकि एक मदर से आया है, एक फादर से आया है, इसीलिए। या फिर IA0, दीज आर दी अलीलिक कॉम्बिनेशंस, इसे हम अलीलिक कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। ओके, तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप A है, इसका मतलब मेरा जो जीनोटाइप है एक तो वो IA ऐसा रहेगा, डिपेंड करता है मेरे पेरेंट्स पर, या फिर IA0 ऐसा रहेगा। दो में से कोई भी जीनोटाइप रह सकता है फॉर ब्लड ग्रुप A। ओके, अब ये तो आपको बताया कि A ब्लड ग्रुप है, मतलब आरबीसी के सरफेस पर A एंटीजन होगा, राइट। सेकेंड, for that A antigen I have a corresponding antibody in my serum. Serum part of plasma, part of blood, प्लाज्मा या ब्लड के पार्ट को हम सीरम बोलते हैं। तो अगर मेरे आरबीसी के सरफेस पर A एंटीजन है तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी रहेंगी मेरे सीरम में, मेरे प्लाज्मा में, ब्लड में कौन सी वाली एंटीबॉडी रहेगी? B एंटीबॉडी। स्मॉल लेटर B से यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे एंटीबॉडी B को। एंटीजन, एंटीबॉडी, व्हाट इज दिस? एंटीबॉडी और एंटीजन के लिए आप एक चीज जानते हो कि दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। A एंटीजन A एंटीबॉडी के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है, B एंटीजन B एंटीबॉडी के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है। बट फिलहाल आप लोग अपने दिमाग में कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स एंड ऑल धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है वन बाय वन। तो फिलहाल तो आप बस इतना याद रखो कि आरबीसी के सरफेस पर A एंटीजन है एंड सीरम में, प्लाज्मा में B एंटीबॉडी है प्रेजेंट। ओके, अब सेकेंड, डोनेट टू रिसीव फ्रॉम, ये भी अभी थोड़ी देर में देखेंगे। पहले हम सेकंड ब्लड ग्रुप लेते हैं। सो सेकंड ब्लड ग्रुप इज B। जिस इंसान का ब्लड ग्रुप B रहेगा उसके आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन रहेगा? ऑफ कोर्स B एंटीजन। एंड
इंसान के बॉडी के हर एक सेल में डीएनए पर कौन सा जेनेटिक कॉम्बिनेशन रहता है, कौन सा जीनोटाइप रहता है, आइदर IB, एक तो IB रहेगा या फिर रहेगा IBI0। जीरो का मतलब यहाँ पर नथिंग, नो, स्मॉल। रेसेसिव एलील इज दिस, रेसेसिव डोमिनेंट। याद आ रहा होगा आप लोगों को, नहीं याद आता है तो फटाफट बुक के पेजेस रिवाइंड करो, निकालो लेसन मेंडल वाला, पढ़ो। सारी टर्म्स हमने लिखी है, रीड की है, लर्न किया है, अंडरस्टैंड किया है। ओके, सो I0 का मतलब ये रेसेसिव एलील है, ओके, एंड IB का मतलब है ये डोमिनेंट एलील है। सो कॉम्बिनेशन क्या रह सकता है, IB और IBI0। ओके, तो इस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या हुआ, B। अब ये B वाले ब्लड ग्रुप वाला जो इंसान है, इसके ब्लड में, प्लाज्मा में करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी रहती है A। तो आप बोलेंगे B एंटीजन है तो B एंटीबॉडी क्यों नहीं? अरे भाई, वो इंसान मर नहीं जाएगा, जिंदा कैसे रहेगा बताओ। अगर मेरा ब्लड ग्रुप A है और मेरे ब्लड में A एंटीजन है और वहीं पर A एंटीबॉडी है, तो A एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेंगी ना, रक्त गोठून जाईल ना आपलं, ब्लड में कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा, एंड आई विल डाई बिकॉज ऑफ दैट। ओके, सो दैट्स वाई A ब्लड ग्रुप के लिए, A एंटीजन के लिए B एंटीबॉडी है, ताकि वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स ना बना पाए। सो B एंटीजन के लिए करस्पॉन्डिंग A एंटीबॉडी है उस पर्सन के सीरम में, उस पर्सन के ब्लड में। ओके, नाउ थर्ड ब्लड ग्रुप इज AB। दिस इज यूनिवर्सल एक्सेप्ट करवाए, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। सो AB ब्लड ग्रुप है। अब AB ब्लड ग्रुप वाला जो इंसान है, उसका जीनोटाइप बहुत ही सिंपल सा रहेगा, RAIB। A वाला एंटीजन भी है और B वाला एंटीजन भी है, समझ में आ रहा है। आरबीसी के सरफेस पर, इस इंसान के आरबीसी के सरफेस पर A एंड B दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, इसीलिए इसका ब्लड ग्रुप हो गया AB। ओके, और डीएनए पर जीनोटाइप है IAIB। एंड एंटीबॉडी कौन सी है? अब देखो, मेरा ब्लड ग्रुप AB है, मतलब A एंटीजन भी है, B भी है। अगर मेरे ब्लड में A और B दोनों भी एंटीबॉडी रहेंगी, या फिर दोनों में से कोई भी एक एंटीबॉडी रहती है, हमने दो एंटीबॉडी देखी ना यहाँ पर, A और B, तो अगर इसमें से कोई एंटीबॉडी मेरे ब्लड में रहती है तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, जरूर बनेगा ना। इसीलिए इस केस में एंटीबॉडीज आर नील। जिस इंसान का ब्लड ग्रुप AB रहेगा, उस इंसान के सीरम में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। ओके, क्लियर। नाउ फोर्थ इज दी O ब्लड ग्रुप। O यूनिवर्सल डोनर हम इसको बोलते हैं। अगेन वी आर गोइंग टू सी इट नाउ। सो O वाला जो ब्लड ग्रुप है, इस इंसान के जीनोटाइप है, इस इंसान का जीनोटाइप है I0 मीन्स नो डोमिनेंट अलील इज देयर। सी, ब्लड ग्रुपिंग का जो अलील है, मल्टीपल अलील के एग्जाम्पल में हमने पहले पढ़ चुका है, हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले लिया है हमने ये एग्जाम्पल। ओके, सो इन दैट केस IA डोमिनेंट अलील, IB डोमिनेंट अलील, IAIB को डोमिनेंट अलील एंड I0 आर रेसेसिव अलील। ओके, तो जिसका ब्लड ग्रुप O है, आपका जीनोटाइप टोटल रेसेसिव अलील से बना है I0। ओके, इन दिस केस द पर्सन विल हैव नो एंटीजन ऑन हिज और हर आरबीसी। अगर आपका ब्लड ग्रुप O रहता है, मतलब आपके आरबीसी के सरफेस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। द एंटीजन इज नील ऑन आरबीसी सरफेस, बट the person will have both the antibodies in the serum, A और B। ओके, एंटीबॉडीज आर बोथ A एंड B, दोनों भी एंटीबॉडीज आपके सीरम में, ब्लड में प्रेजेंट है, बट आपका जो एंटीजन रहेगा इट इज नील। ब्लड में आरबीसी के सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं होता। इतना बेसिक पहले समझ में आ गया। AB एंड O, चार ब्लड ग्रुप्स हैं। A ब्लड ग्रुप, A एंटीजन, B एंटीबॉडी। B ब्लड ग्रुप, B एंटीजन वेयर ऑन आरबीसी सरफेस, A एंटीबॉडी वेयर इन सीरम। AB blood group, both A and B antigens are there but no antibody. O blood group,
नो एंटीजन इज देयर बट बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज आर देयर। अब सेकेंड चीज आपको ये समझना है कि जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में बात करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब खून देना, किसी का ब्लड अगर हमें किसी को ट्रांसफर करना पड़ रहा है, अगर आपको ब्लड देना है, किसी को खून चढ़ाना है, सो दैट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन देन वी हैव टू फोकस ऑन एंटीजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमें एंटीजन पर फोकस करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमें एंटीजन पर ध्यान रखना है। हाउ? देखो, अगर कोई ए ब्लड ग्रुप वाला इंसान अपना ब्लड बी ब्लड ग्रुप वाले इंसान को दे दे तो क्या होगा? ये इंसान का ब्लड ग्रुप क्या है? बी। इसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन क्या है? बी। अगर हम ए वाले पर्सन का ब्लड बिना सोचे समझे इसको दे देते हैं तो ब्लड के साथ साथ क्या आएगा? ए एंटीजन आएगा ना। और इस इंसान के सीरम में एंटीबॉडी कौन सी है? ए। तो ए एंटीजन, ये इसके लिए एंटीजन हुआ ना, समझ रहे हो आप? अगर बी ब्लड ग्रुप वाले इंसान को हम ए ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा देते हैं तो ये ए वाला जो ब्लड है ये इसके लिए क्या हुआ? एंटीजन हुआ है ना। व्हाई इट इज एंटीजन? क्यों एंटीजन हुआ? क्योंकि ये जो ए एंटीजन इसके ब्लड में आ रहा है, इस एंटीजन के अगेंस्ट में इसके पास क्या प्रेजेंट है? ए एंटीबॉडी। तो ये ए एंटीबॉडी और ए एंटीजन क्या बना लेंगे? कॉम्प्लेक्स। इस इंसान की डेथ भी हो सकती है। अगर हम उल्टा करके देखते हैं, अगर हम बी वाले इंसान का ब्लड ए वाले इंसान को दे देते हैं तो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, भगवान ना करे कभी एक्सीडेंट हो गया, ब्लड चढ़ाने की जरूरत आई और बिना सोचे समझे डॉक्टर ने मुझे बी वाले इंसान का ब्लड दे दिया तो क्या होगा? मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ओके, और बी वाले इंसान का ब्लड दिया जा रहा है मतलब बी एंटीजन आ रहा है। अगेन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त वी हैव टू फोकस ऑन एंटीजन। तो मेरे बॉडी में क्या आ रहा है? बी एंटीजन आ रहा है, ओके। और ये बी एंटीजन के लिए मेरे पास ऑलरेडी मेरे ब्लड में क्या प्रेजेंट है? बी एंटीबॉडी। तो ये बी एंटीजन एंड बी एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेंगे एंड आई कैन डाई इन दैट केस, ओके। सो याद रखो आप लोग कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त हमें फोकस करना है ऑन व्हाट? एंटीजन, ओके। अब जिनका ब्लड ग्रुप ए बी रहता है, ए बी वालों को हमने बोला है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। आओ भाई, कोई भी आके खून चढ़ा के जाओ, नो प्रॉब्लम इज देयर, ओके। किसी का भी खून इनको चढ़ सकता है। दे कैन एक्सेप्ट द ब्लड फ्रॉम, दे कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम ए बी एज वेल एज ओ। वाई? देखो, अब जिनका ब्लड ग्रुप ए बी रहता है इनके आरबीसीज पर दोनों भी एंटीजन है, ए और बी। तो अगर इस इंसान को ए वाले का ब्लड देते हैं तो एंटीजन आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इस इंसान को बी वाले का ब्लड देते हैं तो बी एंटीजन आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ऑलरेडी दो एंटीजन तो है। अगर इस इंसान ओ वाले का ब्लड दे दे तो प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि ओ वाले में कोई भी एंटीजन नहीं रहता। समझ में आ रहा है ना? व्हाई दिस ओ इज यूनिवर्सल डोनर। ओ हर किसी को ब्लड दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसके आरबीसी के सरफेस पर देयर इज नील एंटीजन। आरबीसी के सरफेस पर कोई एंटीजन ही नहीं है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। इसका ब्लड पूरी तरीके से प्योर मीन्स विदाउट एनी एंटीजन है तो किसी को भी हम ये ब्लड दे सकते हैं। तो जिनका ब्लड ग्रुप ए रहता है ये किसे ब्लड दे सकते हैं? ए को ब्लड दे सकता है या फिर ए बी को ब्लड देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर ए एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ओके। एंड कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, ए वाला इंसान किस इंसान से ब्लड ले सकता है? कैन रिसीव फ्रॉम ए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ओ, अब ओ तो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, अभी हमने देखा यूनिवर्सल डोनर बिकॉज नो एंटीजन इज देयर। इन द सेम वे बी कैन डोनेट ब्लड टू बी एंड ए बी एंड कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम बी एंड ओ। ए बी कैन रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम ए बी कैन डोनेट ब्लड ओनली टू ए बी। ए बी वाला जो ब्लड है वो सिर्फ ए बी को ही चलेगा और किसी को भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें दो एंटीजन है, ए और बी दोनों, और ऐसे दो एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप और किसी का भी किसी भी केस में नहीं है, ओके।
So AB can donate blood only to AB but can receive blood from everyone because AB दोनों एंटीजन है तो कोई इसका और कुछ नहीं बिगाड़ सकता. Okay. Now O is universal blood. It can donate blood to A, B, AB and O, anyone because no antigen is there. But it can receive the blood from only O. O वाला इंसान सिर्फ O वाले इंसान से ही ब्लड रिसीव कर सकता है. क्यों? क्योंकि O वाले इंसान के एक्सक्यूज मी, O वाले इंसान के ब्लड में कोई भी एंटीजन नहीं है. तो अगर हम इसे A वाला ब्लड चढ़ाएंगे तो A एंटीजन चला जाएगा और A एंटीबॉडी ऑलरेडी यहाँ पर है, कॉम्प्लेक्स बनेगा. अगर हम B वाले इंसान का ब्लड देंगे तो B एंटीजन आएगा, B एंटीबॉडी इज ऑलरेडी देयर, कॉम्प्लेक्स बन सकता है. AB वाले इंसान का अगर हम ब्लड देंगे तो AB दोनों एंटीजन इसमें चले जाएंगे O वाले में, A एंड B दोनों एंटीबॉडी है, कॉम्प्लेक्स बनेगा, मर जाएगा ये इंसान. समझ में आ रहा है? सो वी हैव टू फोकस ऑन एंटीजन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. तो आपको ये समझ में आया कि व्हाई द टर्म एंटीजन इज यूज्ड हियर. क्योंकि मेरा ब्लड जो कि ए वाला है वो शायद आपके लिए फॉरेन मॉलिक्यूल है. ए वाले इंसान का ब्लड अगर हम बी वाले को देंगे तो ये फॉरेन मॉलिक्यूल हो गया उसके बॉडी के लिए. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एंटीजन. एंटीजन या फिर उसको अलग एक वर्ड दिया जाता है अग्लूटिनोजेंस. एंटीजन ऑन आरबीसी और अग्लूटिनोजेन ऑन आरबीसीज. देन antibody in serum or agglutinins in serum. Read in your textbook, you will find the two words, antigen on RBCs or agglutinogens on RBCs. Antibody in serum or agglutinins in serum. Okay? So I think you have cleared with the topic ABO blood groups. But जब भी हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं वी जस्ट डोंट से दैट माई ब्लड ग्रुप इज ए, माई ब्लड ग्रुप इज ओ, माई ब्लड ग्रुप इज ए बी. वी मस्ट हैव टू से दैट माई ब्लड ग्रुप इज ए पॉजिटिव और ए निगेटिव, बी पॉजिटिव और बी निगेटिव. मतलब देखा जाए तो 4 ब्लड ग्रुप है, ए बी एंड ओ. बट ए में ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी में बी पॉजिटिव बी निगेटिव. ऐसा अगर हम वहां पे पॉजिटिव निगेटिव वाला फैक्टर जोड़ देते हैं तो ब्लड ग्रुप कितने हो जाते हैं? 8 ब्लड ग्रुप्स आर देयर इन टोटल इफ वी कंसीडर दैट पॉजिटिव निगेटिव मीन्स RH फैक्टर. तो आपको अभी भी बताया कि हमारा जो आरबीसी रहता है, आरबीसी के सरफेस पर क्या रहते हैं? एंटीजन रहता है ना. ए एंटीजन है, बी एंटीजन है. इसके अलावा हमारे आरबीसी के सरफेस पर और एक एंटीजन प्रेजेंट हो सकता है, दैट इज डी एंटीजन. ओके, ए एंड बी एंटीजन के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, एंटीजन और अग्लूटिनोजन. नाउ RH फैक्टर. RH फैक्टर इज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर इन रेसस मंकी. रेसस टाइप का मंकी है, रेसस मंकी के आरबीसीज पर ये फैक्टर डिस्कवर हुआ है. रेसस मंकी के आरबीसीज पर ये फैक्टर डिस्कवर हुआ, इसीलिए रेसस का RH इसे हम देते हैं, RH फैक्टर. अंडरस्टूड व्हाई इट इज नोन एज द RH फैक्टर? बिकॉज इट इज डिस्कवर्ड ऑन आरबीसीज ऑफ रेसस मंकी. सो RH फैक्टर इज रिलेटेड विद presence of D antigen on RBCs. A और B एंटीजन तो प्रेजेंट अब्सेंट रहता है, तो 4 ब्लड ग्रुप ही हमने पढ़ा. A एंड B एंटीजन के अलावा हमारे आरबीसी के सरफेस पर और एक एंटीजन रह सकता है जिसे हम नाम देते हैं D एंटीजन. अगर हमारे आरबीसी के सरफेस पर D एंटीजन है तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव, फिर चाहे ए बी ओ कोई भी हो. अगर मेरे आरबीसी के सरफेस पर डी एंटीजन अब्सेंट है तो मेरा ब्लड ग्रुप होगा निगेटिव. फिर वो ए निगेटिव हो सकता है, बी निगेटिव हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल एंटीजन ए बी और डी तीनों है, मतलब इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हुआ? ए बी पॉजिटिव, डी का मतलब है पॉजिटिव. अगर डी निकाल देते हैं तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए बी निगेटिव. समझ में आया? ए ब्लड ग्रुप है,
यहाँ पे लिख देते हैं डी एंटीजन, पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ए पॉजिटिव। अगर हम ये डी एंटीजन हटा देंगे तो इसका मतलब क्या होता है, ए निगेटिव। ओके, सो डी एंटीजन है तो ए पॉजिटिव, सिंपल। अब ए भी हटा देंगे। अब यहाँ पे हम सिर्फ लिखते हैं डी। इस केस में पहचानो ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ओ पॉजिटिव। ए एंटीजन भी नहीं और बी भी नहीं, नो एंटीजन। नो एंटीजन मीन्स विच ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। तो आरबीसी के सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है, जस्ट डी एंटीजन इज देयर, मीन्स इस पर्सन का ब्लड ग्रुप हो गया ओ पॉजिटिव। अगर हम ये डी भी हटा देंगे, नो एंटीजन एट ऑल मीन्स ओ निगेटिव। ओ निगेटिव इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इन द वर्ल्ड। नो एंटीजन इज देयर एट ऑल, ए भी नहीं, बी भी नहीं, डी भी नहीं। ओके, सो ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, इसे पकड़ के टोटल 8 अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होते हैं जिसे हम कंसीडर करके चलते हैं। सो आरएच फैक्टर का मतलब है डी एंटीजन ऑन आरबीसीज। आरएच पॉजिटिव लेंगे हम कब, जब ये डी एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट है तब। और हम कंसीडर करेंगे आरएच निगेटिव कब, जब आरबीसी के सरफेस पर डी एंटीजन नहीं होगा। सो इट इज द एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। अब ये आरएच पॉजिटिव, आरएच निगेटिव जो हम बोल रहे हैं, तो आप मुझे बताओ, मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आरएच पॉजिटिव का ब्लड आरएच निगेटिव को दे दिया तो क्या होगा? अगर आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड, आरएच पॉजिटिव मतलब डी एंटीजन वाला ब्लड, अगर आरएच निगेटिव को दे दिया, आरएच निगेटिव मतलब उसमें डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो डी एंटीजन वाला ब्लड अगर हम आरएच निगेटिव में डाल देंगे, सो डी एंटीजन वाला ब्लड अगर हम आरएच निगेटिव में डाल देंगे तो अननेसेसरी उस पर्सन के ब्लड में चला जाएगा डी एंटीजन। और आप जानते हो कि जब आपके बॉडी में कोई भी एंटीजन बाहर से जाता है तो आपकी बॉडीज क्या तैयार करती है? यस, ऑफ कोर्स, एंटीबॉडीज। तो कहीं से अगर एंटीजन आपकी बॉडी में जा रहा है तो आपकी बॉडी क्या तैयार करती है? एंटीबॉडीज तैयार करती है। ओके, इसका एग्जाम्पल समझने के लिए हमें एक डिसीज पढ़ना है जिसका नाम है हीमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। अगेन रिवाइज विथ मी, क्या नाम है डिसीज का? हीमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। अगेन hemolytic disease of newborn. It is also known as the erythroblastosis fetalis. Again क्या बोलेंगे डिसीज को? erythroblastosis fetalis. ये डिसीज आपको बताता है that what will happen if RH negative person receives RH positive blood. मैंने आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है कि अगर आपके बॉडी में ए एंटीजन जा रहा है तो ऑलरेडी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटीजन वो एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना के वो इंसान मर जाएगा। वैसा ही आरएच पॉजिटिव का ब्लड अगर हम निगेटिव को देंगे तो निगेटिव वाले इंसान के ब्लड में क्या चला जाएगा? डी एंटीजन आ जाएगा और ये इंसान डी एंटीबॉडीज बना करके मर सकता है। डी एंटीजन गए तो डी एंटीजन के लिए क्या बनेंगी? डी एंटीबॉडीज बनेंगी। एज सिंपल। ओके, सो एक मदर है, प्रेग्नेंट मदर, एंड दैट मदर इज अनफॉर्चुनेटली RH नेगेटिव। व्हाई अनफॉर्चुनेटली? बिकॉज हर चाइल्ड, हर फीटस विच इज गोइंग टू बी बॉर्न इज RH पॉजिटिव। एक RH निगेटिव मदर है और उस RH निगेटिव मदर को होने वाला जो बच्चा है, होने वाला जो उसके यूटेरस के अंदर अभी बड़ा हो रहा है, ग्रोइंग है, सो RH निगेटिव मदर का जो फीटस है वो है RH पॉजिटिव। ध्यान से सुनो, मदर कैसी है? RH निगेटिव। होने वाला बच्चा कैसा है? RH पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि मदर और फीटस दोनों का सर्कुलेटरी सिस्टम अलग अलग रहता है। मदर और फीटस दोनों का ब्लड कभी भी मिक्सअप नहीं होता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। तो ये मदर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, पहली बार पहला बच्चा होने वाला है इसे RH पॉजिटिव का, और ये मदर है RH निगेटिव। तो डिलीवरी जो है पहली वो हो चुकी है, बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जब चाइल्ड बर्थ हो रहा है, जब डिलीवरी हो रही है, उस वक्त क्या होता है?
कि RH पॉजिटिव वाले बच्चे का जो आरबीसीज है वो थोड़ा बहुत मदर के ब्लड में मिक्सअप हो जाती है। समझ में आया? एक मदर है RH निगेटिव, होने वाला बच्चा है RH पॉजिटिव। मदर एज सच शी इज वेरी वेरी नॉर्मल, द चाइल्ड इज ऑल्सो नॉर्मल, बट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिलीवरी जो चाइल्ड बाहर निकल रहा है उस वक्त में थोड़ा बहुत चाइल्ड की आरबीसीज मदर के ब्लड में जाकर मिक्स हो गई। मतलब मदर के ब्लड में क्या चला गया है? डी एंटीजन। समझ में आया? चाइल्ड कैसा है? RH पॉजिटिव, तो उसका डी एंटीजन मदर में चला गया। तो मदर की बॉडी जो है ये डी एंटीजन, मदर के बॉडी में क्या गया है? डी एंटीजन। तो मदर की बॉडी डी एंटीजन के लिए क्या बना के रखेंगी? डी एंटीबॉडीज। क्लियर? पहली डिलीवरी कैसे हुई? नॉर्मल, द चाइल्ड इज वेरी वेरी नॉर्मल, बट मदर्स ब्लड नाउ हैज डी एंटीबॉडीज। चाइल्ड बर्थ के वक्त में आरबीसीज का मिक्सिंग हुआ जिस वजह से मदर के ब्लड में तैयार हो चुकी है डी एंटीबॉडीज। अब आगे क्या होगा? इफ द मदर इज अगेन प्रेग्नेंट सेकेंड टाइम, सेकेंड डिलीवरी के वक्त में अगेन वो RH निगेटिव, मदर का होने वाला बच्चा RH पॉजिटिव है, उस वक्त में क्या होता है कि प्रेगनेंसी के वक्त मदर के ब्लड में जो ऑलरेडी प्रेजेंट है डी एंटीबॉडीज, ये डी एंटीबॉडीज प्लासेंटा को क्रॉस करके जा सकती है और जो फीटस तैयार हो रहा है सेकंड टाइम में, सेकंड डिलीवरी में, उसकी आरबीसीज को अंदर मार सकती है। डी एंटीबॉडीज डी एंटीजन को किल कर सकती है। अगेन फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखो, RH निगेटिव मदर, पहला बच्चा कैसा था? RH पॉजिटिव, नॉर्मली जन्म हो गया, बट जन्म के वक्त उस बच्चे की थोड़ी आरबीसीज मदर में गई RH पॉजिटिव वाली, इसीलिए मदर ने मदर के ब्लड में क्या बना के रखा है? डी एंटीजन के लिए डी एंटीबॉडीज। हो गया? ओके। कुछ साल बाद ये मदर फिर से प्रेग्नेंट है विथ हर सेकंड चाइल्ड। सेकंड डिलीवरी के वक्त भी जो बच्चा होने वाला है वो RH पॉजिटिव है, बट इस बार मदर के ब्लड में क्या है? एंटीबॉडीज, डी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कैन क्रॉस द प्लासेंटा। एंटीबॉडीज प्लासेंटा को क्रॉस करके वो फीटस के आरबीसीज को मार सकती है, फीटस को मार सकती है। मरा हुआ बच्चा जन्म ले सकता है, बच्चा जन्म लेने के बाद मर सकता है। ओके, सो हीमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यू बॉर्न, या फिर इस डिसीज को बोल सकते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। फीटल आरबीसी डिस्ट्रॉयड, फीटस के आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गई। समझ में आया? इट इज द केस ऑफ RH निगेटिव मदर विथ RH पॉजिटिव फीटस। याद रखना कि पहली डिलीवरी नॉर्मल होगी, बट सेकेंड डिलीवरी के वक्त में बच्चे को ये प्रॉब्लम होगी। ओके, अब अगर हमें इसे अवॉइड करना है तो क्या करना है? तो आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज निकली है। अब ये जो मैंने आपको डिसीज बताया, इसका मतलब ये है क्या कि अगर RH निगेटिव मदर है तो अपने लाइफ में कभी वो सेकेंड चांस नहीं ले सकती, सेकेंड बच्चा उसका कभी होगा ही नहीं। नो, नॉट एट ऑल। मेडिकल साइंस इज वेरी इम्प्रूव। ओके, सो मेडिकल साइंस की मदद से आज हमारे पास में ऐसी इंजेक्शन है, सी डी एंटीबॉडीज। ये डी एंटीबॉडी के अगेंस्ट में हमारे पास में इंजेक्शन है डी एंटीबॉडीज। ओके, डी एंटीबॉडीज के लिए हमारे पास में क्या है? इंजेक्शन है डी एंटीबॉडीज। तो जैसे पहली डिलीवरी हो गई, पहली डिलीवरी के बाद तुरंत मदर को ये इंजेक्शन देंगे ताकि मदर में जो डी एंटीबॉडीज बनी है वो नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगी। और सेकेंड डिलीवरी के वक्त भी सेकेंड चाइल्ड भी नॉर्मल होगा। समझ में आया? नहीं आया है तो वीडियो फिर से आप रिवाइंड करके बार बार देखो, अभी आपके पास ऑप्शन है। ओके, सो बार बार रिवाइंड करके आप वीडियो देखो और समझो। RH निगेटिव मदर, RH पॉजिटिव फीटस, फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल, बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी द मदर इज फॉर्मिंग डी एंटीबॉडीज। चाइल्ड का ब्लड मदर के ब्लड में मिक्सअप हो गया, RH पॉजिटिव वाला, तो मदर ने क्या बनाया है? डी एंटीबॉडीज। हमें उसी वक्त उस डी एंटीबॉडीज को मार देना होगा, इसीलिए मदर को इंजेक्शन देंगे डी एंटीबॉडीज का। अगर देंगे तो सब कुछ नॉर्मल होगा, और नहीं देंगे तो मदर के ब्लड में क्या रहेगा? डी एंटीबॉडीज। यही मदर कुछ साल बाद फिर प्रेग्नेंट है विद RH पॉजिटिव फीटस, देन प्रेगनेंसी के वक्त ही
ये डी एंटीबॉडीज प्लासेंटा को क्रॉस करके उस डेवलपिंग फीटस को किल कर सकती है, उसे मार सकती है। उस डिसीज को बोलेंगे हीमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न या फिर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। सो इट इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने बहुत लंबा लेक्चर लिया है, मतलब पहली बार जब से रिकॉर्ड करना चालू किया इतना लंबा लेक्चर हमारा आज हुआ है। बार बार उसको रिवाइंड करके देखो, बट ऐसे आपको नहीं छोड़ने वाली है। 2 मिनट में एक बार तो हमको फिर से ये सब रिवाइज करना ही है। देन उसके बाद घर पे रिवाइंड करो, रिवाइज करो, लर्न करो, वॉच करो, अंडरस्टैंड करो। ओके चलो, सो आज हमने कौन सा वाला टॉपिक पढ़ा है, मेरे साथ फटाफट रिवाइज करो। क्या पढ़ा है आज आप लोगों को? एंटीजन ऑन ब्लड सेल। ओके, और ब्लड के सेल्स में मतलब आरबीसीज पर ये जो एंटीजन रहते हैं, ये एंटीजन हमारे ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं। आज हमने कौन सा ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम पढ़ा है? पहला पढ़ा एबीओ ब्लड ग्रुप, जिसमें हमने पढ़ा कि 4 अलग अलग ब्लड ग्रुप बनते हैं अकॉर्डिंग टू द एंटीजन ऑन आरबीसी। ए ब्लड ग्रुप मीन्स ए एंटीजन, और कौन सी एंटीबॉडी रहेगी सीरम में? बी एंटीबॉडी। बी ब्लड ग्रुप मीन्स बी एंटीजन, कौन सी एंटीबॉडी? ए एंटीबॉडी। ए बी ब्लड ग्रुप मीन्स ए बी एंटीजन, एंटीबॉडी नेम। O blood group means no antigen but antibodies A and B both are there. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त किस चीज पर फोकस करना है? एंटीजन पर फोकस करना है। ओके, ए बी ब्लड ग्रुप किसी से भी ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। वाई? बिकॉज ए बी ब्लड देगा, बी भी ब्लड देगा, तो भी ये दोनों एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। बट ओ ब्लड ग्रुप किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता है सिवाय ओ। क्यों? क्योंकि ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है। अगर इसमें से कोई भी ब्लड ओ वाले में जाएगा तो एंटीजन एंटीबॉडी क्या बना लेती है? कॉम्प्लेक्स, द पर्सन कैन डाई। सो ओ वाला ब्लड ग्रुप किसी को भी ब्लड दे सकता है बट ले नहीं सकता है। ओके, उसके अलावा हमने पढ़ा कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अलावा हम लोग फॉलो करते हैं आरएच फैक्टर, मीन्स प्रेजेंस ऑफ डी एंटीजन। ए बी के अलावा और एक तीसरा एंटीजन है डी, जो कि अगर रहता है तो ब्लड ग्रुप कौन सा रहेगा? आरएच पॉजिटिव, और अगर नहीं रहता तो ब्लड ग्रुप कौन सा रहेगा? आरएच निगेटिव। आरएच निगेटिव वाला जो इंसान है उसको आरएच पॉजिटिव का ब्लड कभी भी नहीं चल सकता। अगर गया तो ये इंसान क्या बना लेगा? डी एंटीबॉडीज। और इसका हमने एक डिसीज पढ़ा है, हीमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न और erythroblastosis fetalis. So it is all for today. Tomorrow we will continue with lesson with another topic. Till then bye. घर पे रिवाइज करो, लर्न करो।